पिछले लेक्चर में हम ये पोटेंशियल वगैरह के बारे में डिस्कशन थोड़ा कर चुके थे, कैसे लिखा जाता है VA माइनस VB डॉट DR, वो सब हमने करना सीखा था। अब अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और अगले लेक्चर में हम जो शुरू करते हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में शुरू करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका जिक्र तो हमने पिछले लेक्चर में ही कर लिया था, जब हमने E इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा, डो V बाई डो R, ये हमने डिराइव किया था। कोई दिक्कत नहीं, वो एक डेरिवेशन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानने वाली क्या क्या बातें होती हैं, देखो जी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही समझ आ रहा है कि सरफेस जिसके सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मतलब जैसे कि मैं ये सरफेस बना लूं, अगर लेट्स सपोज मैंने ये सरफेस बना लिया, इसको थोड़ा सा अपन रंग बिरंगा कर लेते हैं। ये सरफेस है जी हमारा, ठीक है, ये सरफेस है। अब ये सरफेस का मैं ये पॉइंट लूं, A पॉइंट, और ये पॉइंट लूं, B पॉइंट, तो ये कहना चाहता है कि VA विल बी इक्वल्स टू VB विल बी इक्वल्स टू B। ये कहना चाहता है कि ऐसा सरफेस है वेयर पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट्स आर इक्वल। ये कैसा सरफेस है? जिस सरफेस के सभी जो पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है। ये तो एक बात होगी, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, जो थोड़ी सी आगे, इसको अब हम कुछ बातें जो हमें पोटेंशियल के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होनी चाहिए, वो कौन सी है? देखो, पहली बात, अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक कोई चार्ज लेके जाऊं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? माइनस हो या प्लस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल सॉल्व कर लेता हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा B, यानी कि मैं A से B लेके जा रहा हूं तो मैं लिख लूंगा VB माइनस VA। ये W ये आ गया, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो मेरा वर्क डन क्या आ गया? 0। एक बात। अब अगर वर्क 0 है तो इस वर्क 0 को लिखने के लिए एक दूसरा तरीका क्या है? मुझे पता है अगर मेरा वर्क डन 0 आया तो इसका मतलब क्या, मैं वर्क डन को लिख सकता हूं F वेक्टर डॉट DR वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। अगर F डॉट DR 0 है A से B के बीच में, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q E वेक्टर डॉट DR वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब E के और DR के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? यहां पे थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है भाई? E भी 0 नहीं है, E 0 नहीं है, नहीं तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो E भी नॉन जीरो है, DR भी नॉन जीरो है, तो ये 0 तभी हो सकता है जब थीटा इसके बीच में 90 डिग्री हो। तो यहां से एक मैं दूसरी बात पोटेंशियल के बारे में क्या बोल सकता हूं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे वहां पर E, इस केस में ये एक पॉइंट आ गया यहां से निकल के, E विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आई। E किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। कहने का मतलब क्या है? अब मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, मान लो ये मैंने प्लेन बना लिया जी, और ये प्लेन कैसा है जी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा है जी? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां ऐसे होगा, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो। यानी कि ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अगर मैं सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री, इसका कहने का मतलब ये है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, अगर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएं हम? मान लो पहला पहला आ जाता है निकल के पॉइंट चार्ज के लिए। भाई पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके समझ आ रहा होगा। अगर मुझे इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, ठीक है, तो मुझे दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है।
तो आप अगर इससे फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इनके अगर मुझे परपेंडिकुलर सरफेस बनाना है तो कुछ ऐसा सरफेस बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ये वाला सरफेस बनेगा, फिर ये वाला। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से वाली? देखो ई परपेंडिकुलर भी है भाई, ये तो ई था ना। ई क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर भी है। क्लियर है? क्योंकि क्यू से फील्ड लाइन ऐसे ही निकलेंगी ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। और ई हर पॉइंट पे, इस पे हर हर पॉइंट पे, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल, आर आर पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होने वाला है, क्योंकि ई सेम है, आर सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो सरफेस होंगे वो कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे जी? स्फेरिकल। अगर मैं इसको V1 मान लूं, इसको V2 मान लूं, तो मुझे ये बात पता है कि V2 विल बी लेस देन V1। क्यों? ये किस बात से बताया मैंने? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V डिक्रीजेस। क्लियर है? थोड़ा अगले की तरफ चलते हैं, दूसरा पॉइंट। अगर मुझे लाइन चार्ज के लिए बनाना हो, तो लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए बहुत अच्छी बात है, लाइन चार्ज के लिए कैसा बनेगा मेरा? सिलेंड्रिकल। कैसे सरफेसेस बनेंगे मेरे? सिलेंड्रिकल। ये भी सेम उसी तरीके से, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। ऐसे कुछ आता है। ठीक है जी। अब ये R हर पॉइंट पे देखो, R सेम रहेगा, E सेम रहेगा, और इससे फील्ड लाइन भी कैसे निकलती होंगी? निकल रही होंगी ऐसे। ये ऐसे ही निकलेगा ना। ठीक है? तो ये भी उसी चीज को सोच के ये डायग्राम बनाया गया। देखो आप देख रहे होंगे सिमेट्रिकल जो गॉसियन सरफेस थे, वो भी तो हमने ऐसा ही चूज किया था। ठीक है? तो अगली बात, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, अगर मेरे पास शीट हो तो शीट के लिए मैं क्या करूंगा जी? ये कुछ ऐसे है, ये शीट है, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी वजह से अगेन फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा जी, ये तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब इसके लिए जब आप बनाओगे तो आपको प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, तभी ये हर पॉइंट पे क्या होगा जी? आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो आपने प्लेन बना दिए, और इसकी वजह से जो E है, ये तो बहुत पास के लिए तो डिफाइन करते हैं हम, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। अब यहां से मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ये तो ठीक है, आपको आप किताबों में भी देखे होंगे, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये E है भैया, तो E के परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन ही बनेंगे। कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल बात है। मैं यहां कह देता हूं कि ये डेल्टा V है और ये डेल्टा V डैश है। इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, और इनके बीच का डिफरेंस V2 V3, और इनके बीच की ये डिस्टेंस है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? डायग्राम दे दिया आपको, तो आपसे यार ये ऐसा डायग्राम बना के, अब देखो लॉजिकल सवाल वो कैसे पूछेगा कि बताओ इफ, यहां से मैं सवाल बना देता हूं, इफ डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा V डैश, तो R1 R2 के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो आपने यहां से, उसने दे दिया आपको चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला, R1 विल बी इक्वल्स टू R2। दूसरा, R1 विल बी ग्रेटर देन R2। तीसरा, R1 विल बी लेस देन R2। एंड फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बेसिक जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया मुझे एक ही बात पता है कि डेल्टा V क्या होता है? E डॉट डी आर, ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है? अब डेल्टा V, E तो मेरा क्या हो गया जी? कांस्टेंट।
तो अब मैं डायरेक्ट रिलेशन बना सकता हूं, डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डी आर के। अगर डेल्टा वी इंक्रीज हो रहा है तो डी आर उनके बीच का जो, क्योंकि अल्टीमेटली डी आर मैंने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपको रिकॉल करो तो डी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट था किसके बीच में, दो सरफेस के बीच में। तो यानी कि वो जो दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, अगर डेल्टा वी भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब सवाल में क्या गिवन है, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा वी डैश, इसका मतलब जो आर वन है विल बी ग्रेटर देन आर टू। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके हम इस चीजों को बनाते हैं, हम सरफेस बना सकते हैं, कितनी डिस्टेंस दूर होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम वो सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं और थोड़ा हम सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हम पहला सवाल यहां बनाते हैं, और सवाल क्योंकि इस पे सवाल ही आते हैं ज्यादातर, तो सवाल ही हम डिस्कशन में लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारा, अगर आप इसको फॉलो करेंगे कंटेंट को, तो आपको मैं पूरी ये उम्मीद दिलाता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पेपर किसी लेवल का आए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या पता अगले साल पेपर आसान भी आ जाए, क्या पता जिस जैसा इस साल आया है 2025 में आया है वैसा ही आए, उसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो पिछले साल भी जो मेरे बैचेस पढ़ाए हैं उनमें मैंने हमेशा ये बताया है कि एग्ज़ाम की कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रिपरेशन करनी होती है। आप कॉन्सेप्ट सीखो, समझो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। हमारा काम है मेहनत करना, आप बस मेहनत करते रहें। तो ये सवाल एक है जो हम डिस्कशन में लेते हैं कि ऐसे करके मैंने सरफेसेस बना दिए। थोड़ा ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा बस फिजिक्स समझने की कोशिश करें, ड्राइंग पे मत जाएं, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे। खैर, अब यहां जो दिया गया है एक ए पॉइंट और दिस इज बी पॉइंट। आप Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज को यहां लेके गए, देन आप इस ए पॉइंट से आप इस बी पॉइंट पे आप चार्ज को ऐसे लेके गए, दिस इज द पाथ, अगेन दिस इज +1 कूलम। तो आपको बताना है ये पहला है, ये दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने यहां पे वर्क कितना हुआ W1, यहां पे वर्क कितना हुआ जी W2। अगेन चूज करेक्ट ऑप्शन। अभी थोड़ा बेसिक है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हर तरह का मतलब हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है, हर तरह का सवाल नहीं सीखना होता। तो W1 जो सिखाया गया है वो इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, W1 W2, सेकंड W1 विल बी ग्रेटर देन W2 एंड थर्ड वन विल बी इक्वल्स टू W1 इज लेस देन W2। तो जो आपको सिखाया गया, अगर मैं W1 की यहां बात करूं, तो आप जब W1 को सॉल्व करेंगे तो मुझे एक ही बात सिखाई है मेरे मास्टर ने से, क्यों डेल्टा वी ये सत्य है। अगर मैं लेके जा रहा हूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल, पूछा हुआ है इसने, देगा आपको कि को एक्सटर्नल या वर्क डन बाई फील्ड। तो अगर ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल दे रखा है आपको, ठीक है, तो डेल्टा वी आपने यूज करना है, यानी कि क्यू की वैल्यू तो होगी जी +1 इंटू डेल्टा वी क्या हो गया जी, वी बी माइनस वी ए। तो ये आ गया आपका 30 - 10 20 जूल W1। सिमिलरली क्यू डेल्टा वी, सो क्यू वी बी माइनस वी ए, so 1 into this is VB 40 minus 20, again this is 20 joule, so your correct answer is this। अगर वो इलेक्ट्रिक की वजह से पूछता तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता, बस इतना फर्क होता, -20 जूल माइनस। तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन क्या पूछना चाहता है आपसे। अगला सवाल। अब अगले सवाल में मैं थोड़ा सा आपसे, आपको बनाने की कोशिश करनी है आपने, तो वो मैं बनाना सिखाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको, जैसे तो जनरली ये सवाल गिवन होता है, इसके डायग्राम हमें चूज करना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वापस सॉल्व करता हूँ कि इसकी वजह से 4 डायग्राम दिए होंगे कि बताओ कौन सा डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ड्रॉ ही करें। क्योंकि एक बार आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये बन कैसे रहा है, तो फिर मेरा काम, फिर अपना काम आसान हो जाएगा और हमारे अंदर से जो डर है वो भी निकल जाएगा कि अच्छा ये बनाएंगे कैसे।
बनाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो पहले आप वेक्टर जो दिया है आप वो ड्रॉ कर लो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाओ, उसके बाद अगली कहानी जो हमें सिखाई गई है वो हम जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जी, इधर आया √3 और इधर आया बच्चे 1। तो इसका मतलब ई की वैल्यू कहाँ आई बच्चे, कहीं यहां बीच में। ये हो गया भाई, ये एंगल कितना बना 1/√3 टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ जी 1/√3। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया जी 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। अब पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कलर अलग यूज कर रहा हूं। ये मेरा पोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए पहली बात कि पोटेंशियल सरफेस ई के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो ड्रॉ करो ऐसे। तो इसका मतलब ई ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर ही होंगे, और ई कांस्टेंट है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ई कांस्टेंट है। तो मैं ये प्रॉपर बनाता जा रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं कि डेल्टा वी में सेम ले रहा हूं। ऐसे करके मैंने बना लिया, कुल मिला के ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ये मेरा, ठीक है, मैं सब कुछ बराबर ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा डायग्राम में बनाने लग रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। तो इसका मतलब यहां क्या होगा जी, लोअर पोटेंशियल, और यहां क्या होगा जी, हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये सेम सवाल आप ऊपर जाके जब देखेंगे तो ये सवाल मैंने क्विज में भी दिया था। इसके लिए 4 ऑप्शन थे, चूज करना था, तो हमें वो सी ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ये बनाना आना चाहिए कि हाँ ये हम ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इसी पे ही थोड़ा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको आने चाहिए एज ए स्टूडेंट, मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि सवाल तो कहीं से भी आए वो फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट, मैं ये सीखना चाहता हूं कि हाउ विल वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी तक तो मुझे पता था ई और मैं वी ड्रॉ कर रहा था। अब मैं थोड़ा सा उल्टा काम करता हूं। अब मैं पोटेंशियल है मेरे पास और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूंगा। तो उसमें ये पहला, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहला पहला सिनेरियो, पहला सिनेरियो क्या है कि मेरे पास ऐसे ऐसे है मेरे पास, ठीक है जी। और ये जो सरफेसेस हैं इसका मैंने -10, थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, -20 और -30, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ई ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मोटा मोटा मुझे एक बात तो समझ में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, पहली बात जो मुझे समझ में है और जो मुझे पता है बनाने के लिए, पहला ई विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक तो इस बात का यूज करना, और दूसरा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है जी। अब डायरेक्शन की बात करूं अगर, तो यहीं मैं डायरेक्शन के लिए यहीं पे पॉइंट ये लिख देता हूं इसका, अगर मैं ये स्लैश करके लिख देता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वी डिक्रीजेस। क्लियर है। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये तो मुझे पता चल गया कि कुछ, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये तो मुझे पता चल गया कि कुछ कुछ ऐसे होने वाला है, लाइक दैट। ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ये ई की डायरेक्शन होने वाली है ऐसे, ठीक है जी। क्योंकि -10 -20 -30 तो कम होता जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो यहां ये तो पता चल गया कि लाइन ऐसे बनने वाली है। अब बात है ई कैसा है। देखो डेल्टा वी क्या है जी, ये सेम है, इसके इसके बीच में, फिर इसके इसके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इनके बीच का सेपरेशन भी आप देख रहे होंगे, सेपरेशन भी क्या है, सेम है। ये भी क्या है, सेम है। तो ई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर मुझे कांस्टेंट के लिए ड्रॉ करनी है फील्ड लाइन, तो मुझे नंबर डेंसिटी क्या रखनी पड़ेगी जी, सेम। नंबर डेंसिटी क्या रखनी पड़ेगी मुझे, सेम। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि नंबर डेंसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है,
कि अगर कहीं नंबर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां ज्यादा होगा, नंबर डेंसिटी कम है तो वहां फील्ड क्या होगा, कम होगा, मतलब उसकी वीक इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, फील्ड कमजोर होगा वहां पे। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये तो हो गया पहला। दूसरा, दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है। मैं इसके लिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मान लो ये ऐसे है, यहां मैं क्या कर रहा हूं आप देख रहे होंगे, तो डीआर चेंज होता जाने लगा, यानी कि डीआर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने अभी भी मैं कुछ नहीं बदलता, मैं ये -10 ही लेता हूं, -20 ही लेता हूं, और ये -30 ही लेता हूं। तो एक बात तो मुझे फिर से पता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि फील्ड लाइन तो ऐसे ही बनेगी। बना के छोड़ लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पहला पॉइंट तो देखो, पहला पॉइंट तो सेम ही रहना है, लेकिन बात है दूसरे पॉइंट की बस। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आप डेल्टा वी भैया ई डॉट डी आर आप करने वाले हो, आपने ये सेम रखा, बढ़िया बात है। लेकिन ये और ये आप डी आर क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज मतलब जैसे आप यहां से ऐसे मूव करने लग रहे हो, इस दो के बीच की तो बात करूंगा, ये दो सरफेस के बीच की तो बात कर रहा है, ये वाले जो आप मूव कर रहे हो, तो इनके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो ये बढ़ता जाने लग रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या रहने वाला है, डेल्टा वी ही रहने वाला है। तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना, अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही रहेगा। आप डीआर को बढ़ा रहे हो तो ई को घटाना पड़ेगा, लॉजिकल सी बात है, मैथ्स कहता है भाई। तो इसका मतलब, अगर मैं ये पॉइंट करूं ए, ये मैं पॉइंट करूं बी, ये पॉइंट करूं मैं सी, तो मुझे पता है कि ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी, विल बी ग्रेटर देन ई सी। ये तो मुझे पता चल गया। अब फील्ड लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, तो ये ज्यादा है तो है नंबर डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए। तो बनाओ जी, नंबर डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए, इसका मतलब ये कुछ ऐसे होगा। फिर ये थोड़ा सा नंबर डेंसिटी जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, ये घटती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा साइज, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा साइज, ऐसे। यानी कि ये कुछ ऐसे, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता चला गया, नंबर डेंसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो आपको वो वाला टिक करना है या चूज करना है। ठीक है? तो यहां मोटा मोटा इससे बाहर आएगा भी नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं। इससे बाहर ये प्रॉपर प्रॉपर थियोरिटिकल प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे। अब देखो, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम सवाल बनाएंगे, और सारे सवाल बनेंगे। कैसे, वो आप जब करेंगे तो पता ही चल जाएगा। क्वेश्चन देखो, अगर मैं ऐसे कुछ डायग्राम बना लेता हूं, ये जी वाई है, और ये जी तुम्हारा एक्स हो गया, और ये किस में है जी, तुम्हारा सेंटीमीटर में। और कुछ पोटेंशियल सरफेसेस आपको गिवन है, वो कुछ कुछ ऐसे गिवन है। यानी कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, दिस इज 37, दिस इज 37, अगेन दिस इज 37, एंड दिस इज 100, 160 एंड 220। तो आपने ई बताना है, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ठीक है जी? अगर आपने ये बताना है, कोई बात नहीं जी, अब मैं फिर से मेरी बेसिक बातों का इस्तेमाल करूंगा। कैसे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और वो 90 डिग्री पे होता है। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि ये तो मुझे पता चल चुका है कि ये मेरा जो होगा, वो मेरा कुछ फील्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे। तो ई की वैल्यू ये तो मुझे पता चल गई है। ठीक है जी, कि ये 90 पे तो होने वाला है, पक्की बात। अब रही बात मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो जी, थोड़ा मैग्नीट्यूड पे भी गौर कर लेते हैं। ई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अब डेल्टा वी तो मुझे पता है कितना है जी, 60 है। अब डेल्टा आर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर लिया, तो मुझे ये चाहिए, मेरा जो डेल्टा आर है वो मेरा ये है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो आप लिखोगे साइन 37 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइड बाई ये कितना है सेपरेशन तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर हुआ ना। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻², ऐसा ही में कन्वर्ट कर लेंगे। सो डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू ये कितना होगा जी, 3/5 इंटू 10⁻², 2
So this is 6 into 10 to the power minus 2. So E will be equals to 60 divided by 6 into 10 to the power 2. So this is 10. So E will be equals to 10 to the power 3. This is watt per meter. क्लियर है? अगर ये आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना आ जाए तो मेरे हिसाब से वेक्टर भी आप कर सकते हो। आप यहां देखो, ये ड्रॉ करो। मुझे ये गिवन है, ये कितना गिवन है जी? 37। ये मेरा कितना आ गया जी? अगर आप देख रहे हो तो ये मेरा 90 आ गया। ये अगेन ये मेरा कितना आया जी? 37। और ये मेरा कितना बनेगा जी? 37 है, तो ये कितना बनेगा जी मेरा? 53। अगर ये 53 आ गया तो अब आप इसको कॉम्पोनेंट भी कर सकते हैं। एक कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ई कॉस 53 और ई साइन 53। ठीक है जी, जे कैप और माइनस आई कैप। तो ऐसे करके अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर में भी लिखना हो तो आप इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपको? अगला सवाल कहता है आपको कि ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। कितने वोल्ट पर मीटर है? इफ पोटेंशियल at origin is 0, then find potential at 5 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब जब भी ऐसे पॉइंट्स वगैरह में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, फोर्स निकालना आता है किसी भी चीज में, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक चीज डालनी है कि मुझे वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो कुल कुल मिला के वेक्टर में ही डील करता हूं मैं। तो मुझे पता है मेरा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। डेल्टा वी यानी कि फाइनल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैं पी नाम दे लेता हूं। सो वी पी माइनस वी ओ ओरिजिन से लेके आया माइनस ई वेक्टर आर पी वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर, वही जो पहले फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर जो भी हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। क्योंकि ई मेरा क्या दे रखा है कांस्टेंट, तो मुझे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। सो वीपी निकालना है, तो वीपी माइनस 0 विल बी इक्वल टू माइनस, दिस इज -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, एंड आरपी क्या हो गया आपका? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 0। ये डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, ये माइनस आप बाहर ही ले लें और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 प्लस 60। सो दिस इज इक्वल्स टू वीपी विल बी इक्वल्स टू 90 वोल्ट। ठीक है जी, तो इन तरीके के सवाल, कुछ इस तरीके के सवाल ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगला सवाल मुझे दिया हुआ है कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार अवे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक मिनट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस far away from a collection of charges whose, ये थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। इस तरीके के सवाल मैं अभी एक सवाल भी शेयर करूंगा आपके साथ, डाइपोल में आपने किया भी होगा। हमने डिस्कस, मतलब मैंने तो अभी लेक्चर नहीं डाला है उसका, बट होप सो मैं पहले वाला कवर कर दूंगा। इज नॉट जीरो अप्रोक्सीमेटली, तो आपको दो ऑप्शन, स्फेयर बी प्लेन्स सी paraboloids and D ellipsoid।
क्लियर है? अब ये बताना है, देखो अब सीधी सी बात है, मतलब ऐसा है कि उसका सम जीरो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे ये इधर रख दिया प्लस टू क्यों, तो इनका जो सम है वो जीरो नहीं है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, जब हम बहुत दूर चले जाते हैं, फार अवे फ्रॉम द कलेक्शन, तो ये जो आर डिस्टेंस है ये जब बहुत दूर हो जाएगी, तो चार्जेस जो हम पढ़ते हैं शुरू में ही, जो हम चार्ज पढ़ते हैं, तो इसमें जो साइज होता है वो रिलेटिव टर्म होती है। आपने पढ़ा होगा ना कि Q1 Q2, अगर ये कूलम के बीच में आप फोर्स निकालते हो, Q1 Q2 हमने पढ़ा था। हम जानते हैं इस बात को कि Q1 Q2, अगर ये R में इसके साइज की बात करूं, तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ये R बहुत दूर है, तो ये एज ए पॉइंट चार्ज, ये सारे मिलके एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, तो इसका मतलब हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? स्फेयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली, जैसे कलेक्शन ऑफ चार्जेस जीरो है और मैं कहीं दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता हूं, तो इसका मतलब वहां ऐसे डाइपोल रखे हुए हैं, माइनस क्यों, ऐसे डाइपोल रखे हुए हैं, बहुत सारे डाइपोल, प्लस माइनस क्यों, ऐसे ऐसे इस रीजन में, और मैं इस पॉइंट पे बहुत दूर आर, क्या पूछ रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो क्या जीरो होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² होने? तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³। एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। 1/r³ पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये एज ए डाइपोल की तरह हम मान सकते हैं कि इस रीजन में बहुत सारे डाइपोल रखे हुए हैं, और डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे जब हम एट एनी पॉइंट, तो कैसे डिपेंड करता है? 1/r³। और जब आप यह सारे डाइपोल की वजह से ऐसे फील्ड को ऐड कर रहे होंगे, तो ऐड करने के ऐड हो जाएगा, वेक्टरली ऐड होगा, लेकिन नीचे वाली टर्म तो, क्योंकि हम तो रिलेशन पूछते हैं ना, तो वो तो r³ पे डिपेंड करेगा ना। भाई आप E1 + E2 वेक्टर सम निकालते हो, तो लेकिन वो r² का तो r² ही रहता है ना, कहने का मतलब वो है। तो ये भी बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, अगला सवाल लिखता हूं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, आपको ये समझ में आएगा। ये सवाल क्या कहता है कि भैया आपने ये दे दिए सरफेसेस, ठीक है, ये कितना है जी आपका 10 सेंटीमीटर, ये है जी आपका 20 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है आपकी 30 सेंटीमीटर, और आपने इसका पोटेंशियल दे दिया 60 वोल्ट, आपने इस वाले सरफेस का दे दिया जी 30 वोल्ट, आपने इस वाले सरफेस का दे दिया जी 20 वोल्ट। तो आपको ये बताना है इस सवाल में कि हम क्या कह सकते हैं अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें कमेंट करना होता है, कमेंट करना है किसके ऊपर? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कमेंट करना है। चलो जी, देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, स्फेरिकल्स हैं, तो इसका मतलब कोई क्यू चार्ज यहां रखा होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो पहली बात, दूसरी बात, आप देख रहे होंगे ये 60 है, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये डेल्टा वी भी चेंज हो रहा है। तो ये सीधा सीधा तो आ नहीं सकता डेल्टा वी डॉट डी आर करके। तो मुझे पता है, अगर आप ध्यान से देखो, कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो एक बात तो मुझे समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, ये तो मुझे समझ में आ गया, इसकी डायरेक्शन तो मुझे भैया समझ में आ गई कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। और ये कैसा है? ये पॉइंट चार्ज की वजह से, ये भी मुझे समझ में आ गया। तो अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, दो का डिफरेंस निकाल लेता हूं, इस वाले का ये ए मान लेता हूं और बी मान लेता हूं, तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी करूं, तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू 1/RA - 1/RB। तो डेल्टा भी क्या हो गया? 60 - 30, 30 विल बी इक्वल्स टू के क्यू, और ये कितना हो गया? 1/20। पहला कितना है जी? RA 10 है, सो 10 ऊपर 100 कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 100/20। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? के क्यों आ गया तुम्हारा निकल के जी? अगर आप देखो इसको, तो ये कट कर लो, ये कट कर लो, सो 10 - 5। सो मेरा यहाँ से के क्यू जो निकल के आया वो आ गया मेरे पास 30/5। तो कितना है जी? 6। अब ई क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर।
के क्यू की वैल्यू कितनी आई 6, सो ई इसका आंसर 6/r²। आपको ये टिक करना है, इतने वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारी बातें, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाए जाते हैं, फिर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पोटेंशियल ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। एक छोटी सी बात जो एनसीईआरटी में है, अगर आप देख पाए यहाँ पे, ये पोटेंशियल सरफेसेस तो हैं, लेकिन इन दो फिगर को आप देखो, यहाँ पे अगर मैं डाइपोल के बीच की बात करूं तो यहाँ तो v होता है 0, तो इसलिए यहाँ इसने पोटेंशियल बनाया ही नहीं हुआ। ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसलिए यहाँ बनाया ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इस केस में 0 नहीं हो सकता, इस केस में 0 नहीं हो सकता, तो इसकी शेप इसलिए थोड़ी सी इस तरह की रहती है। तो ये शेप भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं दोनों, तो हमें पता होने चाहिए। बाकी और कोई इसमें खास बात नहीं है। मैं आपको अगर एनसीईआरटी के 2 पॉइंट, ये देखो आप, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको पढ़वा भी देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है? तो ये वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टीपेस्ट। और इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। वही वाली बात है, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा। तो ये क्या है? पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बहुत खासा ध्यान दिया है जिसके ऊपर, नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो इतना छोटी छोटी सी बात। अब हम अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, ये जो अगला ही टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे और हम उस बात को जानेंगे। और मैं अगर आपसे बात करूं डाइपोल के बारे में, तो डाइपोल का चलो इसके बाद हम डाइपोल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हम अलग से ही पढ़ते हैं, सेपरेट टॉपिक होता है बिल्कुल।